Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is revision of cell injury, cell death and growth adaptation। और ये बुक है पैथोमा। तो आज हम पैथोमा से इस चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। लेकिन ये बात मैं शुरू से क्यों कह रहा हूँ, अभी तो वीडियो स्टार्ट ही नहीं किया है, लेकिन आप अभी से लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। इस चैप्टर के अंदर आपने ग्रोथ अडाप्टेशन को पढ़ना होता है, सेल इंजरी को पढ़ना होता है, सेल डेथ को पढ़ना होता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रोथ अडाप्टेशन। तो ग्रोथ अडाप्टेशन की बेसिक प्रिंसिपल क्या होती है? सबसे पहले आपको पता है कि कोई भी ऑर्गन के अंदर टिश्यू और टिश्यू के अंदर सेल होती है, वो नॉर्मल होम्योस्टेसिस के अंदर पड़े हुए होती है। जब भी कोई फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस आएगा तो वो उसको ओवरकम करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर स्ट्रेस थोड़ा सा कहने का मतलब कि अगर वो सेल के सर्वाइवल को खतरे में डाल देगा तो सेल अपने स्ट्रक्चर के अंदर तब्दीली ले आएगा या फंक्शन के अंदर भी तब्दीली ले आएगा ताकि वो स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सके। तो क्या होता है कि अगर स्ट्रेस बढ़ जाता है, कम हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो उसकी वजह से ग्रोथ की अडाप्टेशन हो जाती है। ग्रोथ अडाप्टेशन रिवर्सिबल चेंज होती है किसी भी सेल के स्ट्रक्चर, फंक्शन, फिनोटाइप या इसके नंबर साइज की। हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल इज कॉल्ड हाइपरप्लेजिया एंड इंक्रीज इन द साइज इज कॉल्ड हाइपरट्रॉफी। जब भी किसी सेल के ऊपर स्ट्रेस आएगा तो उस स्ट्रेस की वजह से हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी वाले मैकेनिज्म एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगी। यानी स्ट्रेस को अगर बढ़ाते हैं तब हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रॉफी हो जाएगा। अगर स्ट्रेस को डिक्रीज करते हैं या स्टिमुलेशन को डिक्रीज करते हैं तो एट्रोफी हो जाएगा। अगर स्ट्रेस को चेंज करते हैं तब मेटाप्लेजिया हो जाएगा। ओके, मेटाप्लेजिया के साथ डिस्प्लेजिया भी हो सकता है और स्ट्रेस को कम करने की वजह से एप्लेजिया हाइपोप्लेजिया भी हो सकता है। ओके, तो आपने को समझ आ गया होगा इंक्रीज, डिक्रीज एंड चेंज। अब स्ट्रेस को बढ़ाते हैं तो स्ट्रेस को बढ़ाने की वजह से किसी भी ऑर्गन का साइज या टिश्यू का साइज बढ़ जाता है। साइज के बढ़ाने के लिए दो मैकेनिज्म होते हैं, या तो आप नंबर को बढ़ा दो या इसके साइज को बढ़ा दो। अगर साइज बढ़ता है तो उसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफी और नंबर को बढ़ जाने को हाइपरप्लेजिया बोलते हैं। हाइपरट्रॉफी के अंदर जीन की एक्टिवेशन, प्रोटीन के सिंथेसिस और ऑर्गेनेली की प्रोडक्शन हो जाती है। हाइपरप्लेजिया के अंदर न्यू सेल की प्रोडक्शन होती है फ्रॉम स्टेम सेल। अब हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी दोनों एक्चुअली एक साथ हो रही होती है। फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी में यूट्रस में जो चेंजेस आती है वो हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रॉफी दोनों में होती है। एक बात आपको पहले से पता है कि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, फॉर एग्जांपल कार्डिक मसल, स्केलेटल मसल और नर्व, ये न्यू सेल को बना नहीं सकते, जिसकी वजह से हाइपरट्रॉफी ही इनके अंदर होती है। जिस तरह अगर कार्डिक मायोसाइट के पास स्ट्रेस आता है, आफ्टर लोड ज़्यादा हो जाता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो फिर कार्डिक मसल हाइपरट्रॉफी होती है, हाइपरप्लेजिया नहीं हो पाती। ठीक हो गया। और स्ट्रेस क्या होता है? सिस्टमिक हाइपरटेंशन होता है। पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया के अंदर एग्जांपल आती है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। लेकिन अगर आपने पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया को कंट्रोल ना किया तो ये डिस्प्लेजिया करवा देगा, और एक मतलब डिस्प्लेजिया हो गया तो ये कार्सिनोमा इन सिटू और कार्सिनोमा इन सिटू से कैंसर हो सकता है। और इसकी एक नोटेबल एक्सेप्शन ये है कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया जो कि पैथोलॉजिकल के अंदर आता है, लेकिन ये प्रोस्टेटिक कैंसर के रिस्क को नहीं बढ़ाता। नेक्स्ट है एट्रोफी। एट्रोफी के अंदर आपने स्ट्रेस को कम कर देना है। वो स्ट्रेस यानी स्ट्रेस इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज होती है, हार्मोनल स्टिमुलेशन कम हो सकती है, या अगर आप मसल को यूज़ नहीं करते, न्यूट्रिशन को कम कर दिया, ब्लड सप्लाई कम हो गया, इस्कीमिया हो गया, तो उसकी वजह से ऑर्गन का साइज़ कम हो जाता है, एट्रोफी बोलते हैं। ऑर्गन के साइज़ कम होने में वही दो मैकेनिज्म है जो ऑर्गन के साइज़ को बढ़ाने के अंदर इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जाम्पल सेल का साइज़ और नंबर कम हो सकता है। अब सेल का नंबर कम होने का मैकेनिज्म है एपोप्टोसिस, और साइज के कम होने का मैकेनिज्म है यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम सिस्टम एंड आउटोफेजी। आउटोफेजी और यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम सिस्टम से आप ऑर्गेनली और इनके प्रोटीन की और डाइजेस्ट कर दोगे। यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम सिस्टम के अंदर जो साइटोस्केलेटन के इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं, सबसे पहले यूबिक्विटिन से टैग हो जाएंगे, फिर जो प्रोटीन यूबिक्विटिन से टैग हो जाएगी तो वो प्रोटियोसोम से टूट जाएगी। इसके बाद आउटोफेगी है। आउटोफेगी वाले मैकेनिज्म के अंदर आउटोफेगिक वैक्यूल्स बन जाते हैं। वो आउटोफेजिक वैक्यूल्स लाइसोसोम के साथ फ्यूज होने के बाद प्राइमरी लाइसोसोम से स्कैम्पटी बन जाते हैं, जिसको डाइजेस्टिव भी बोलते हैं। फिर लाइसोसोमल एंजाइम सेलुलर कंपोनेंट को डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट है मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया में स्ट्रेस को आपने चेंज कर देना, जिसकी वजह से सेल के टाइप में चेंज आ जाना, उसको मेटाप्लेजिया बोलते हैं। मेनली होता है कि जो एक टाइप की सरफेस एपिथेलियम होती है, फॉर एग्जांपल स्क्वेमस, कलमनर या यूरोथेलियल, वो दूसरी एपिथेलियम से रिप्लेस हो जाती है। और मेटाप्लास्टिक सेल स्ट्रेस को ज़्यादा अच्छे तरीके से बर्दाश्त कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बैरेट इसोफेगस क्लासिक एग्जांपल है। अब बैरेट इसोफेगस के अंदर होता है कि नॉर्मली इसोफेगस को लाइन करने वाली स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज एपिथेलियम होती है, जिसका मेन फंक्शन है फूड बॉलस के फ्रिक्शन को हैंडल करना। लेकिन अगर स्टोमक का एसिड इसोफेगस के अंदर रिफ्लक्स करता है तो फिर वो मेटाप्लेजिया हो जाएगा। इस मेटाप्लेजिया में वो नॉन सिलिएटेड म्यूसिन प्रोड्यूसिंग कॉलमनर सेल बन जाएंगे जो कि स्टोमक के एसिड को बर्दाश्त कर सकते हैं। मेटाप्लेजिया अगर आपने करवाना तो आपने स्टेम सेल की रिप्रोग्रामिंग करानी है, जिसकी वजह से वो न्यू सेल टाइप को प्रोड्यूस करेंगे। मेटाप्लेजिया रिवर्सिबल होता है।
ठीक है, यानी अगर आप स्ट्रेस को रिमूव कर देंगे सेल वापस अपनी नॉर्मल फिनोटाइप में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज को ट्रीट करोगे तो बैलेट इसोफेगस रिवर्स हो जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रेस परसिस्टेंट है तो मेटाप्लेजिया डिस्प्लेजिया बन सकता है और उसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बैलेट इसोफेगस आगे एडिनोकार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस की तरफ प्रोग्रेस कर सकता है। लेकिन एक एक्सेप्शन लिखी हुई है, वो एक्सेप्शन जिस तरह पीछे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया की थी, यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, वो है एपोक्राइन मेटाप्लेजिया की, जो कैंसर की तरफ लीड नहीं करता। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से भी मेटाप्लेजिया हो जाएगा, क्योंकि विटामिन ए सरफेस एपिथेलियम की डिफरेंशिएशन के अंदर इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल कंजक्टिवा कवरिंग द आई, अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो कंजक्टिवा की स्क्वेमस एपिथेलियम चेंज हो जाएगी स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइजिंग स्क्वेमस एपिथेलियम। इस चेंज को केराटोमलेशिया बोलते हैं। ना सिर्फ एपिथेलियल बल्कि मेसेनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू सेल के अंदर भी मेटाप्लेजिया हो सकता है। इसके क्लासिकल एग्जांपल है मायोसाइटस ओसिफिकेंस, जिसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू मसल्स के अंदर वो बोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ड्यूरिंग हीलिंग आफ्टर ट्रॉमा। ओके, तो उसको बोलते हैं मायोसाइटस ओसिफिकेंस। नेक्स्ट डिस्प्लेजिया, डिस्प्लेजिया जिसको डिसऑर्डर्ड सेलुलर ग्रोथ बोलते हैं। इसके हम कह सकते हैं कि इस केस के अंदर प्रोलिफरेशन होती है प्री कैंसरस सेल की। फॉर एग्जांपल सर्विकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया वो रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेजिया को, और ये आगे सर्विकल कैंसर करवा सकता है। अब नॉर्मली लॉन्ग स्टैंडिंग पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया, फॉर एग्जांपल अगर पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया है या मेटाप्लेजिया है, अगर आपने उसको ठीक ना किया तो ये डिस्प्लेजिया करवा देता है। डिस्प्लेजिया रिवर्सेबल है कि आप स्ट्रेस को रिमूव करोगे तो खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर स्ट्रेस परसिस्टेंट था, प्रोग्रेसिव था, ओके, यानी काफ़ी ज़्यादा सीवियर था, तो इस केस के अंदर डिस्प्लेजिया कार्सिनोमा करवा देगा, स्पेसिफिकली कार्सिनोमा इन सिटू। फिर कार्सिनोमा इन सिटू से कार्सिनोमा हो जाएगा। नेक्स्ट है एप्लेजिया एंड हाइपरप्लेजिया। एप्लेजिया के अंदर सेल की प्रोडक्शन फेल हो जाती है, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। एग्जाम्पल इसकी दी हुई है यूनिलैटरल रीनल एजेनेसिस। हाइपरप्लेजिया के अंदर सेल की प्रोडक्शन कम हो जाती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी एप्लेजिया और हाइपरप्लेजिया एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए अप्लाई होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर अप्लाई होती है। इसके अंदर सेल की प्रोडक्शन ही खत्म हो जाएगी, इसके अंदर सेल की प्रोडक्शन थोड़ी कम हो जाएगी। इसकी एग्जांपल यूनिलैटरल रीनल एजेनेसिस है, और इसकी एग्जांपल है टर्नर सिंड्रोम के अंदर स्ट्रोक भी होती है। सेलुलर इंजरी अब पढ़ते हैं, क्योंकि ग्रोथ अडाप्टेशन खत्म हो चुका है। सेलुलर इंजरी के बेसिक प्रिंसिपल क्या होते हैं? जब भी स्ट्रेस अडाप्टेशन वाली एबिलिटी को ओवरकम कर लेता है, यानी स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा सीवियर था और वो अडाप्टिव कैपेसिटी को रीच कर गया है, तब सेल की इंजरी होगी। अब सेल की इंजरी डिपेंड करता है कि कौन सा किस टाइप का स्ट्रेस था, उसकी सिवियरिटी क्या थी और कौन से सेल अफेक्टेड थे। फॉर एग्जांपल स्कीमिक इंजरी अप्लाई करती है न्यूरॉन के ऊपर स्केलेटल मसल पे, तो स्केलेटल मसल रेजिस्टेंट होते हैं लेकिन न्यूरॉन रेजिस्टेंट नहीं होते। अगर स्लोली डेवलपिंग इस्कीमिया की वजह से यूट्रॉफी हो जाएगा, लेकिन अगर एक्यूट रैपिड इस्कीमिया है तो उसकी वजह से इंजरी हो जाएगी। स्लोली के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस और रैपिड के अंदर इम्बोलस आ जाता है। ठीक हो गया, ओके। अब नॉर्मली आपको पता है कि सेल इंजरी के क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं। इन्फ्लेमेशन है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, या न्यूट्रिशनल एक्सेस की वजह से भी हो सकता है, जैसे विटामिन की टॉक्सिसिटी होती है, कॉपर की टॉक्सिसिटी जिसको विल्सन डिजीज बोलते हैं, हाइपोक्सिया, इस्कीमिया, ट्रॉमा, जेनेटिक म्यूटेशन। अब हाइपोक्सिया को पढ़ लेते हैं। किसी भी टिश्यू की तरफ ऑक्सीजन डिलीवरी कम कर दो तो उसको हाइपोक्सिया बोलती है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है सेल इंजरी का। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के अंदर आती है, उसके अंदर ऑक्सीजन फाइनल इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर होता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन नहीं चलेगी। जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन नहीं चलेगी तो एटीपी की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। जब एटीपी की प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो पंप्स काम करना छोड़ देंगे, सेल इंजरी हो जाएगा। हाइपोक्सिया का कॉजेस क्या क्या हो सकता है? इस्कीमिया हो सकता है, हाइपोक्सीमिया हो सकता है, या ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो सकती है। ओके, इस्कीमिया इज डिक्रीज ब्लड फ्लो थ्रू एंड ऑर्गन। किसी भी टिश्यू की तरफ ब्लड फ्लो को कम कर दो तो उसको बोलते हैं इस्कीमिया। या तो आर्टीरियल परफ्यूजन को कम कर दिया, एथेरोस्क्लेरोसिस, या वीनस ड्रेनेज को खत्म कर दिया आपने, तो बट ज्वाली सिंड्रोम या शॉक के अंदर भी, जिसके अंदर जनरलाइज हाइपरटेंशन हो जाती है, टिश्यू की परफ्यूजन कम हो जाती है, और इस केस के अंदर जो हाइपोक्सिया होगा उसको स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया बोलते हैं। हाइपोक्सीमिया का मतलब क्या होता है? हाइपोक्सीमिया का मतलब है कि जो ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, 60 मिलीमीटर मर्करी से कम होना चाहिए, या ऑक्सीजन सैचुरेशन को 90 से कम होना चाहिए, तब हम इसको हाइपोक्सीमिया में बोलते हैं। या तो हवा में ऑक्सीजन कम थी, हाई अल्टीट्यूड पे जाके डिक्रीज बैरोमीटर प्रेशर, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम था, या हाइपर वेंटिलेशन से तरफ सांस नहीं ले पा रहे, या डिफ्यूजन का कोई ना कोई डिफेक्ट था। फॉर एग्जांपल कि आगे ऑक्सीजन क्रॉस नहीं कर पा रही, ब्लड के अंदर नहीं आ पा रही ड्यू टू थिकर डिफ्यूजन बैरियर। फॉर एग्जांपल पल्मोनरी फिब्रोसिस है, या कोई V/Q रेशियो मैच नहीं हो पा रही। इसके अंदर या तो कोई शंट वगैरह हो सकता है, जैसे राइट टू लेफ्ट शंट हो सकता है, या वेंटिलेशन प्रॉब्लम हो सकती है कि बाज़ औक़ात ऑक्सीजनेटेड लंग को ब्लड बाईपास कर रहा है, सर्कुलेशन प्रॉब्लम है, राइट टू लेफ्ट शंट, या ऑक्सीजनेटेड एयर ब्लड तक नहीं पहुंच पा रही।
वेंटिलेशन प्रॉब्लम जिसके अंदर एटिलैक्टेसिस आ सकते हैं। लास्ट कॉज ये भी हो सकता है ये हाइपोक्सिया के कॉजेज पड़ेगा, इस्कीमिया, हाइपोक्सीमिया, फिर डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, उसके अंदर अनीमिया आ सकता है जिसके अंदर आरबीसी का मैस कम हो गया है, PaO2 ओके नॉर्मल है, एस पार्शियल ये जो सेचुरेशन ऑक्सीजन की वो भी नॉर्मल है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के केस में भी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी हीमोग्लोबिन के लिए 200 से लेकर 300 गुना ज़्यादा होती है। इस केस के अंदर PaO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रिलेटिवली नॉर्मल होता है आर्टीरियल ब्लड के अंदर, और परसेंटेज सेचुरेशन ये कम हो जाती है, ठीक है। यानी ब्लड के अंदर तो नॉर्मल है लेकिन वो आगे सेचुरेट नहीं हो पा रहा, ठीक है। अब यहाँ पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड की एक्सपोजर है वो ये भी हो सकता है कि जो स्मोक होता है या कार की या गैस हीटर के एग्जॉस्ट होते हैं। क्लासिकल फाइंडिंग आपको चारिडेट म्यूकुजा देखने को मिलता है, ओके। सबसे पहला साइन हेडेक होता है और ज़्यादा एक्सपोजर हो गया तो कोमा, डेथ भी हो सकती है। लास्ट है फास्ट मेथिमोग्लोबिनीमिया। नॉर्मली हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन Fe+2 की फॉर्म में होता है, लेकिन आयरन की ऑक्सीडेशन हो जाए तो Fe+3 बन जाएगा जो कि ऑक्सीजन को बाइंड नहीं कर सकता। इस केस के अंदर भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द आर्टीरियल ब्लड तो नॉर्मल होगा, लेकिन SaO2 यानी ऑक्सीजन ब्लड तक तो आ रही है लेकिन ब्लड इसको कैरी नहीं कर पा रहा, तो इस केस के अंदर डिक्रीज कैरिंग कैपेसिटी है तो SaO2 डिक्रीज हो जाएगा, ठीक हो गया। इस केस के अंदर आरबीसी का मैस कम था, आरबीसी कम थे लेकिन हीमोग्लोबिन तो कंबाइन कर पा रहा था, तो इस केस में नॉर्मल था, ओके। लेकिन इन केस में ये मेथिमोग्लोबिनीमिया और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के केस में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के केस में कम हो जाती है। अब मेथिमोग्लोबिन की वजह से ब्लड चॉकलेट कलर का हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट किया क्या, मिथाइलिन ब्लू अप्लाई करें इंट्रावेनस, जो कि आयरन को वापस रिड्यूस कर देगा +2 के अंदर। अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी को पढ़ते हैं। हाइपोक्सिया की वजह से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन नहीं चलती, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की ना चलने की वजह से एटीपी की प्रोडक्शन कम होगी। जब एटीपी की प्रोडक्शन कम से कम होगी तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, कैल्शियम पंप काम करना छोड़ देगी और एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस भी नहीं होगी। जब सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप काम नहीं करेगा तो सोडियम कैल्शियम वाटर सेल के अंदर आना शुरू हो जाएगा। कैल्शियम पंप काम नहीं करेगा तो साइटोसोल के अंदर कैल्शियम बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। वो कैल्शियम फोस्फोलाइपेज, प्रोटीएस, न्यूक्लियस इन सबको एक्टिवेट करवा के मेम्ब्रेन को, सेल ऑर्गेनेली को, न्यूक्लिक एसिड को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस नहीं चलेगी तो सेल को एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। लैक्टिक एसिड जमा होता रहेगा, लैक्टिक एसिड की वजह से पीएच ड्रॉप हो जाएगी और पीएच के ड्रॉप होने की वजह से प्रोटीन की डीनेचुरेशन हो जाएगी और इसके साथ डीएनए को प्रेसिपिटेट भी हो सकता है। नॉर्मली सबसे पहले इनिशियली इंजरी होती है रिवर्सिबल होती है और रिवर्सिबल इंजरी का हॉलमार्क सेलुलर स्वेलिंग होता है, लेकिन बाद में इंजरी इरिवर्सिबल हो जाती है, उसका हॉलमार्क मेम्ब्रेन डैमेज होता है। रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर सेलुलर स्वेलिंग होती है जिसकी वजह से माइक्रोविलाई और मेम्ब्रेन ब्लैबिंग लॉस हो जाती है। नहीं, माइक्रोविलाई लॉस होगा, मेम्ब्रेन ब्लैबिंग आना शुरू हो जाएगा। ब्लैबिंग क्या होती है, फ्लूइड फील्ड क्या होती है, ये कुछ बर्ड्स होते हैं। फिर RER की स्वेलिंग की वजह से राइबोसोम डिसोसिएट होना शुरू हो जाएगी RER से, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाएगा। हॉल मार्क ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी इज मेम्ब्रेन डैमेज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो उसकी वजह से साइटोसोलिक एंजाइम सीरम के अंदर आना शुरू हो जाएगी, फॉर एग्जांपल कार्डिक ट्रोपोनिन। इसके अलावा एडिशनल कैल्शियम सेल के अंदर आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, ओके यानी मेम्ब्रेन डैमेज। मेम्ब्रेन प्लाज्मा की भी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की भी होती है, लाइसोसोम की होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डैमेज होने की वजह से साइटोसोलिक एंजाइम लीक होना शुरू हो गया और कैल्शियम आना शुरू हो गया। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन डैमेज हो गया तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन खत्म हो गया है और साइटोक्रोम C साइटोसोल में आ जाएगा। वो माइटोकॉन्ड्रियल इंट्रिंसिक पाथवे को एक्टिवेट कर देगा एपोप्टोसिस की। लाइसोसोमल मेम्ब्रेन डैमेज हो गया तो लाइसोसोम की हाइड्रोलाइटिक एंजाइम साइटोसोल में आ जाएंगे और फिर वो इंट्रासेलुलर कैल्शियम से स्टिमुलेट होने के बाद सेल के ऑर्गेनेली को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे। फाइनली आपको सेल डेथ देखने को मिलता है। सेल डेथ के आगे बेसिक प्रिंसिपल, फिर नेक्रोसिस वगैरह हम देख लेते हैं। नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस, जिस तरह आपको पहले बताया था कि जो सेल डेथ होती है ये 5 मैकेनिज्म की होती है, अपोप्टोसिस, नेक्रोसिस, नेक्रोटोसिस, फेरोटोसिस, पायरोटोसिस। बेसिकली बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल हॉलमार्क्स ऑफ सेल डेथ इज लॉस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का लॉस होता है और ये 3 स्टेप्स में होगा। सबसे पहले न्यूक्लियर कंडेंसेशन होगा जिसको पिक्नोसिस बोलते हैं, फिर उसके फ्रेगमेंट्स बनना शुरू हो जाएंगे कैरियोरेक्सिस, फिर न्यूक्लियस की डिसोल्यूशन हो जाएगी कैरियोलाइसिस। 2 मेजर जो मैकेनिज्म है नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस ये पैथोलॉजिकल सेल डेथ और एपोप्टोसिस ये होती है तकरीबन हम कह सकते हैं एपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ, जेनेटिकली डिटरमिन्ड। अब नेक्रोसिस में लार्ज ग्रुप ऑफ सेल की डेथ होती है और इसके बाद एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है, कोई ना कोई अंडरलाइंग पैथोलॉजी होती है, कभी भी फिजियोलॉजिक नहीं हो सकता, लेकिन एपोप्टोसिस फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है। इसको डिफरेंट टाइप में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। पहला कोआगुलेटिव, लिक्विफैक्टिव, गैंग्रीनस, गैसियस नेक्रोसिस। कोआगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर नेक्रोटिक टिश्यू
फर्म रहते हैं, अपने सेल की शेप को और ऑर्गन के स्ट्रक्चर को प्रिजर्व कर देते हैं। यानी कोआगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर सेल की शेप, सेल की बाउंड्री, ऑर्गन का स्ट्रक्चर, ऑर्गन की आउटलाइन प्रिजर्व रहती है बिकॉज प्रोटीन की कोआगुलेशन हुई है। लेकिन इस केस के अंदर न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है। किसी भी ऑर्गन की इस्कीमिक इन्फेक्शन सिवाय ब्रेन की, वो सारी कोआगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर आती है। और जो ऐसा एरिया जो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस का शिकार हो गया तो वेज शेप होता है, वेज शेप ट्रायंगुलर शेप होता है, तो वो किसी वेस्कुलर ओक्लूजन की तरफ पॉइंट कर रहा होता है, जिस साइड पे वेस्कुलर ओक्लूजन हो, या चाहे वो आर्टरी है चाहे वीनस है, और वो पेल होता है। रेड इन्फेक्शन भी आ सकता है अगर ब्लड उस जगह पे वापस री एंटर होगा, जैसे पल्मोनरी या टेस्टिकुलर इन्फेक्शन के अंदर। अब आपको पता है कि इन्फेक्शन भी दो टाइप का होता है, रेड और वाइट। इन सबको हमने हीमोस्टेसिस वाली वीडियो में कवर करना है। ल्यूकोफैक्टिव नेक्रोसिस, इस केस में नेक्रोटिक टिश्यू लिकोफाई हो जाएगा। इस केस के अंदर नेक्रोटिक टिश्यू फर्म था, इस केस में लिकोफाई हो जाएगा। और इस केस के अंदर सेल की शेप, आउटलाइन, बाउंड्रीज, ऑर्गन स्ट्रक्चर सब प्रिजर्व थे। इस केस के अंदर प्रिजर्व नहीं रहते क्योंकि यहाँ पे एंजाइम सेल के और प्रोटीन की लाइसिस करवा देते हैं। ये ब्रेन इन्फेक्शन एब्सेस और पेनिक्लेटाइटिस में देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल प्रोटियोलिटिक एंजाइम माइक्रोग्लाया से प्रोड्यूस होती है, वो ब्रेन को लिकोफाई कर देती है। या एब्सेस के अंदर प्रोटियोलिटिक एंजाइम न्यूट्रोफिल से प्रोड्यूस होती है, और पेनिक्लेटाइटिस के केस में प्रोटियोलिटिक एंजाइम पेनक्रियाज से प्रोड्यूस होती है। गैंग्रीनस नेक्रोसिस के अंदर जो कोआगुलेटिव यानी इसकी दो टाइप होती है, ड्राई और वेट। अब ड्राई के अंदर कोआगुलेटिव नेक्रोसिस सिंपल होगा जो मम्मीफाइड टिश्यू को रिजेंबल करेगा, तो सिंपल कोआगुलेटिव नेक्रोसिस को ड्राई गैंग्रीन बोलेंगे। स्पेसिफिकली लोअर लिम्ब और जीआईटी के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर डेड टिश्यू के बाद डेड टिश्यू के ऊपर सुपर इम्पोज इन्फेक्शन हो जाए तब ल्यूकोफैक्टिव नेक्रोसिस आ जाएगा। इस केस को वेट गैंग्रीन बोलेंगे। ओके, केशियस नेक्रोसिस, इस केस के अंदर नेक्रोटिक टिश्यू सॉफ्ट फ्राइबल होगा, कॉटेज चीज लाइक अपीयरेंस होगी। ये कोआगुलेटिव और ल्यूकोफैक्टिव दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। टीबी का बैक्टीरिया और फंजाई के इन्फेक्शन की वजह से जो ग्रैनुलोमा बनता है वो इसी मैकेनिज्म को फॉलो करता है। आगे फैट नेक्रोसिस और आ जाते हैं फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस ये बाजू का ऐसा होता है कि यहाँ पे नेक्रोसिस होगी एडिपोज टिश्यू की, जिसकी वजह से चाकी वाइट अपीयरेंस होगी। चाकी वाइट अपीयरेंस की मजीद वजह होती है कैल्शियम की डेपोजिशन। नॉर्मली अगर फैट को ट्रामा मिले, जैसे आपको पता है कि ब्रेस्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा फैट होता है तो उसको ट्रामा होता है या पेनक्लेटाइटिस होता है। ओके, तो इसकी वजह से फैट नेक्रोसिस हो जाती है। असल में चाहे ट्रॉमा हो या लाइपेज की वजह से, पेनक्लेटाइटिस के केस में लाइपेज जमा होना शुरू हो जाती है। ओके, तो इस केस के अंदर वो फैटी एसिड को रिलीज करवा देती है। जो फैटी एसिड कैल्शियम से रिएक्शन करेगा, सेपोनिफिकेशन है, और सेपोनिफिकेशन डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन के एग्जांपल में आती है, जिसके अंदर कैल्शियम डेड टिश्यू के ऊपर डेपोजिट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में नॉर्मल कैल्शियम लेवल और नॉर्मल फॉस्फेट लेवल होता है, लेकिन नेक्रोटिक टिश्यू के ऊपर कैल्सिफिकेशन होना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन है, जिसके अंदर सीरम कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से कैल्शियम की डेपोजिशन नॉर्मल टिश्यू के अंदर, लेकिन यहाँ पर कैल्शियम की डेपोजिशन डेड टिश्यू में देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल हाइपर पैराथायरॉयडिज्म लीडिंग टू नेफ्रोकैल्सिनोसिस। लास्ट है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस के अंदर जो ब्लड वेसल की वाल है वहाँ पे नेक्रोटिक डैमेज होता है, या डिपोज टिश्यू था, ये ब्लड वेसल वाल है। नॉर्मली प्रोटीन लाइक फिब्रिन वेसल की वाल में लीक कर जाती है और वहाँ पे ब्राइट पिंक स्टेनिंग देखने को मिलती है वेसल की वाल की, और ये मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के अंदर पॉलीआर्थराइटिस नोडुजा और वेस्कुलाइटिस में देखने को मिलता है। ओके, अब इसके बाद अपोप्टोसिस की तरफ चलते हैं। अपोप्टोसिस एनर्जी एटीपी डिपेंडेंट जेनेटिकली डिटरमिन्ड प्रोग्राम सेल डेथ होती है, जिसके अंदर सिंगल सेल या स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल इन्वॉल्व होते हैं, जबकि नेक्रोसिस के अंदर लार्ज ग्रुप ऑफ सेल की डेथ होती है। इसमें स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल या सिंगल ग्रुप ऑफ सेल, ये फिजियोलॉजिक भी हो सकता है, पैथोलॉजिक भी हो सकता है, लेकिन वो ऑलवेज पैथोलॉजिकल था। इसके एग्जाम्पल को अगर आप देखो तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंडोमेट्रियल शेडिंग होती है, या एम्ब्रियोजेनेसिस में सेल्स रिमूव होते हैं, या वायरली इन्फेक्टेड सेल की CD8 मीडिएटेड किलिंग होती है। अगर आप मॉर्फोलॉजी को देखो तो जो डाइंग सेल होती है वो श्रिंक हो जाते हैं, स्वेलिंग नहीं होती इसमें। साइटोप्लाज्म इसमें मोर इओजिनोफिलिक हो जाता है, पिंक हो जाता है, न्यूक्लियर कंडेंसेशन फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलती है। एपोप्टोटिक बॉडी सेल से फार होना शुरू हो जाएगा और इनको मैक्रोफेज रिमूव कर लेंगे। जब मैक्रोफेज रिमूव कर लेंगे तो इन्फ्लेमेशन वगैरह के होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। एपोप्टोसिस को मीडिएट करने वाले कैस्पेसेस होते हैं जो प्रोटीएज को एक्टिवेट करते हैं और एंडोन्यूक्लियस को एक्टिवेट करते हैं। प्रोटीएज सेल के साइटोस्केलेटन को उड़ा देंगे जो कि सेल का ढांचा होता है, और एंडोन्यूक्लियस DNA को ब्रेक डाउन कर देंगे। कैस्पेस मल्टीपल पाथवे से एक्टिवेट हो सकते हैं। यहाँ पे 3 पाथवे लिखे हुए हैं, इंट्रिंसिक, माइटोकॉन्ड्रियल, एक्सट्रिंसिक डेथ रिसेप्टर एंड साइटोटॉक्सिक CD8 टी सेल मीडिएटेड पाथवे। इंट्रिंसिक माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे के अंदर स्टिमुलस होते हैं सेल इंजरी, DNA डैमेज और डिक्रीज हार्मोनल स्टिमुलेशन या ग्रोथ फैक्टर स्टिमुलेशन। इन तीनों के केस की वजह से
जो एक सेंसर होती है BH3 ओनली प्रोटीन, उसकी एक्टिवेशन होती है, और BCL2 की इनएक्टिवेशन होती है। जब BCL2 की इनएक्टिवेशन होगी तो बैक्स और बैक मिलके साइटोक्रोम C को लीक कर देगा साइटोसोल के अंदर, और वो आगे कैस्पेज को एक्टिवेट करवाएगा और वो प्रोटीज इंडोन्यूक्लियस को एक्टिवेट करवाएगी। एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर FAS लाइगेंड FAS रिसेप्टर पर जाके बाइंड करता है, जो कि हम CD95 बोल सकते हैं अपने टारगेट सेल पर, और वो कैस्पेज को एक्टिवेट करवाता है। इसकी एग्जांपल है कि थाइमस के अंदर थाइमोसाइट की नेगेटिव सिलेक्शन होती है, तो इसी मैकेनिज्म के जरिए होती है। दूसरा स्टिमुलेशन लिखा हुआ है कि जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, वो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर पर जाके बाइंड करेगा ऑन द टारगेट सेल और कैस्पेज को एक्टिवेट कराएगा। तीसरा साइटोटॉक्सिक CD8 टी सेल मीडिएटेड पाथवे, इसके अंदर CD8T या किलर टी सेल या साइटोटॉक्सिक टी सेल परफोरिन सिक्रेट करते हैं। वो परफोरिन मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल के अंदर पोर क्रिएट करेंगे, उस पोर में से गैलेंजाइम एंटर होगा, कैस्पेज को एक्टिवेट कराएगा, और इस मैकेनिज्म के जरिए साइटोटॉक्सिक टी सेल वायरली इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब इसके बाद चलते हैं फ्री रेडिकल इंजरी। वंस अगेन पहले बेसिक प्रिंसिपल, फिर इसकी एग्जांपल देखते हैं। फ्री रेडिकल ऐसे केमिकल स्पीशीज होती है जिनके आउटर ऑर्बिट के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। फिजियोलॉजिकली जो फ्री रेडिकल की जनरेशन होती है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में होती है। फॉर एग्जांपल साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज या कॉम्प्लेक्स 4, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है ऑक्सीजन के पास। अगर इस ऑक्सीजन की पार्शियल रिडक्शन हो तो सुपर ऑक्साइड बने सकता है, और हाइड्रोजन परऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड रेडिकल ये सारे तीनों के तीनों ROS है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी है। पैथोलॉजिकल जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल अराइसिस विद, किन किन कंडीशन के अंदर पैथोलॉजिकल प्रोडक्शन बढ़ जाती है फ्री रेडिकल की, क्योंकि फिजियोलॉजिकली भी जब इन्फेक्शन होता है तो मैक्रोफेजेस के अंदर फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन होती है। लेकिन पैथोलॉजिकली बात करते हो तो फिर आयोनाइजिंग रेडिएशन है कि अगर वाइटर हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल के अंदर हाइड्रोलाइज होता है। इन्फ्लेमेशन में NADPH ऑक्सीडेज सुपर ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग मैकेनिज्म में आ जाते हैं न्यूट्रोफिल के अंदर। कुछ मेटल्स कॉपर या आयरन एक फ्री हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल प्रोड्यूस कराता है। इस रिएक्शन को फेंटोन रिएक्शन बोलती है। ड्रग्स और केमिकल्स जिस तरह P450 सिस्टम ऑफ लीवर, वो ड्रग्स को मेटाबोलाइज करता है स्टामाइनोफेन, लेकिन ड्रग अगर एक्टिव हो जाए तो वो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस कर सकती है। फ्री रेडिकल सेल की इंजरी करवाएगा वाया पर ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड, ऑक्सीडेशन ऑफ DNA एंड ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन, और अगर DNA डैमेज हो गया तो एजिंग और ऑनकोजेनेसिस हो सकती है। अगर आपने फ्री रेडिकल को एलिमिनेट करवाना तो आपके पास मल्टीपल मैकेनिज्म है। एंटीऑक्सीडेंट है, ग्लूटाथायोन, विटामिन A, C, E, एंजाइम, सुपर ऑक्साइडेज म्यूटेज, ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज कैटालेज, सुपर ऑक्साइडेज म्यूटेज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कैटालेज परऑक्सीसोम के अंदर। और आपने मेटल प्रोटीन को, मेटल कैरियर प्रोटीन, वो भी एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर इस्तेमाल होती है, नहीं एलिमिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल के तौर पर। जिस तरह कॉपर को ट्रैप करने वाले सेरालोप्लाज्मिन और आयरन को ट्रैप करने वाली होती है ट्रांसफेरिन। एंजाइम्स में हमने 3 पढ़ लिया, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज और कैटालेज। एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रिएंट्स भी पढ़ लिया, मेटल कैरियर प्रोटीन भी पढ़ लिया। अब एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल इंजरी, तो पहला कार्बन टेट्राक्लोराइड है। कार्बन टेट्राक्लोराइड ड्राई क्लीनिंग इंडस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। जब कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl3 के अंदर कन्वर्ट होता है बाय P450 सिस्टम, तब ये जाके नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, यानी CCl4 प्रोड्रग है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग हो जाएगी, राइबोसोम की डिटैचमेंट हो जाएगा, प्रोटीन की सिंथेसिस कम हो जाएगी, और जब एपोलाइपोप्रोटीन की सिंथेसिस कम हो जाएगी तो फिर आगे VLDL की फॉर्मेशन कम से कम होगी। फाइनली लीवर के अंदर फैटी चेंज आना शुरू हो जाएगा। रीपरफ्यूजन इंजरी है कि अगर स्कीमिक टिश्यू की तरफ ब्लड फ्लो को वापस कर दो तो उनके अंदर ऑक्सीजन डिराइव्ड फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, जो आगे टिश्यू को डैमेज कर देंगे, और इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कार्डिक एंजाइम की एलिवेशन देखने को मिलती है, जैसे अगर इन्फाक्टेड मायोकार्डियल टिश्यू की तरफ ब्लड फ्लो को रिटेन कर दिया। अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसका नाम है अमाइलॉइडोसिस। अमाइलॉइडोसिस के अंदर पहले बेसिक प्रिंसिपल के अंदर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अमाइलॉइड एक मिसफोल्डेड प्रोटीन है जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर डेपोजिट होना शुरू हो जाएगा और वो टिश्यू को डैमेज करना शुरू कर देगा। अब बहुत सारी प्रोटीन अमाइलॉइड के तौर पर डेपोजिट होना शुरू हो जाती है। इनके पास 2 फीचर होने चाहिए। पहला, इनके अंदर बीटा प्लेटेड शीट होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम माइक्रोस्कोप पे देखते हैं, स्पेसिफिकली लाइट पोलराइज लाइट माइक्रोस्कोपी, तो उसके अंदर ये कॉन्गो रेड स्टेनिंग और एप्पल ग्रीन बायरफ्रिंजेंस की तरह नजर आनी चाहिए, ठीक है। और नॉर्मली जो हम बात करते हैं अमाइलॉइडोसिस, ये सिस्टमिक भी हो सकता है, लोकलाइज भी हो सकता है। सिस्टमिक ओवरऑल पूरी बॉडी में फैल चुकी है, या लोकलाइज किसी जगह पे हम रिस्ट्रिक्टेड कह सकते हैं। सिस्टमिक और लोकलाइज्ड, ओके। सिस्टमिक पूरी बॉडी में मल्टीपल ऑर्गन के अंदर है, जबकि हम लोकलाइज्ड के अंदर सिंगल ऑर्गन को इन्वॉल्व करेगा। अब इसको भी 2 में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी अमाइलॉइडोसिस के अंदर जो AL अमाइलॉइड की डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है, जो कि डिराइव्ड होता है इम्यूनोग्लोबुलिन के लाइट चेन से। फॉर एग्जांपल मल्टीपल मायोलोमा के केस में देखने को मिल सकता है। सेकेंडरी के अंदर सिस्टमिक डेपोजिशन होती है AA अमाइलॉइड की, जो कि सीरम अमाइलॉइड एसोसिएटेड प्रोटीन से डिराइव्ड होता है।
सीरम अमाइलॉइड एसोसिएटेड प्रोटीन एक एक्यूट फेज प्रोटीन है जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर बढ़ जाती है, मलिग्नेंसी के अंदर भी बढ़ जाती है, और उसके अलावा फैमिलियल मेडिटेरियन फीवर के अंदर भी बढ़ जाती है। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है फैमिलियल मेडिटेरियन फीवर। ये क्यों होता है? क्योंकि न्यूट्रोफिल का डिसफंक्शन होना शुरू हो जाता है। ऑटोसोमल रिसेसिव है और मेडिटेरियन ओरिजिन होता है। ठीक है। क्लिनिकल फाइंडिंग अगर आप बात करते हो तो क्लिनिकल फाइंडिंग या क्लासिकल फाइंडिंग जो सिस्टमिक अमाइलोइडोसिस में देखने को मिलती है वो एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम है जिसमें किडनी मोस्ट कॉमन ऑर्गन है, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी और टंग की लार्जमेंट मैलअब्सॉर्प्शन हिपैटोस्प्लीनोमेगाली। डायग्नोसिस के लिए आप टिश्यू की बायोप्सी वगैरह लोगे और डैमेज ऑर्गन को आपने ट्रांसप्लांट कर देना है, लेकिन आप अमाइलॉइड को रिमूव नहीं कर सकते। लोकलाइज्ड अमाइलॉइडोसिस के अंदर किसी सिंगल लोकलाइज्ड ऑर्गन की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल सिनाइल कार्डिक अमाइलॉइडोसिस, इसके अंदर ट्रांस थायरोटिन हार्ट के अंदर डेपोजिट होना शुरू हो जाती है। फैमिलियल अमाइलॉइड कार्डियोमायोपैथी, इसके अंदर ट्रांस एरिथ्रिन के डेपोजिट होना शुरू हो जाती है म्यूटेटेड, जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोपैथी होती है। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, इसके अंदर अमाइलिन जो कि इंसुलिन से डिराइव्ड होता है उसकी डेपोजिट इंसुलिन के पेनक्रियास के आइलेट सेल के अंदर डेपोजिट होना शुरू हो जाती है। अल्जाइमर डिजीज के अंदर अमाइलॉइड बीटा प्रोटीन जो कि बीटा अमाइलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन से डिराइव्ड होती है, ब्रेन के अंदर डेपोजिट होना शुरू हो जाएगा, अमाइलॉइड के प्लैक्स बना देगा। डायलिसिस एसोसिएटेड अमाइलॉइडोसिस, इसके अंदर बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन डेपोजिट होना शुरू हो जाएगा। मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, इसके अंदर कैल्सिटोनिन डेपोजिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ट्यूमर के अंदर। तो यहाँ तक हमने इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लिया है, पैथोमा के इस पूरे चैप्टर को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मैंने काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता बोला इस वीडियो के अंदर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर देना, चैनल बनाएंगे तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।